नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषता। बीए पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे हैं पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि पंचम गणतंत्र के संविधान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले से चल रहे संविधानों के कारण जो व्यवस्था थी उसमें अस्थिरता और अनियमितताएं या अराजकताएं दिखाई देने लगी थी। इसलिए राष्ट्रपति डी गोल के द्वारा पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं का उल्लेख किया गया, यानी पुनः संविधान के निर्माण को प्रोसेस को पूरा किया गया। सबसे पहले पहलू आता है कि इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और उज्जवल भविष्य के आह्वान के लिए कार्य किया गया है। क्योंकि नवीन संविधान नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है, नवीन संविधान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है और उनके दायित्व से संबंधित है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से संविधान की पॉलिसी पैरामीटर रहेंगी, यानी सरकारों को किस तरह से कार्य करना होगा, इन सब बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे संविधान की मूल बेसिक आधार के रूप में देखा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति वचनबद्धता, फ्रांसीसी संघ का उल्लेख करते हुए 1789 की फ्रांस की क्रांति के गौरवपूर्ण इतिहास को अडॉप्ट किया गया, यानी नागरिक स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार रहेगा। उन्हें अपने हितों की सुरक्षा हेतु संगठन बनाने का अधिकार रहेगा। लोगों को जीविका उपार्जन के साधन प्राप्त करने के अधिकार रहेंगे और एजुटेशन करने का अधिकार भी इसमें दिया गया है, यानी यदि आप किसी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो हड़ताल आंदोलन कर सकते हैं। प्रस्तावना में राज्य को व्यक्ति तथा उसके परिवार की उन्नति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, यानी राज्य जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास करवाएगा और उसकी सुरक्षा का पूर्णतः दायित्व राज्य का रहेगा। निःशुल्क शिक्षा का प्रसार, धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था इत्यादि, इन सब पहलू को ध्यान में रखा गया। तो हम ये बता रहे थे कि फ्रांस के संविधान में मुख्य रूप से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें व्यवस्था, उनको शिक्षा, उन्हें अपने धर्म को मानने का अधिकार, जीविका उपार्जन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, यानी जो बेसिक लोकतांत्रिक प्रोसेस होते हैं उन सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाया गया। दूसरा पॉइंट आता है, फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु माना जाता है। संकट काल का शिशु मतलब हो गया कि पहले से चल रही व्यवस्था में किसी भी तरह से शांति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा नहीं है, अव्यवस्था ज़्यादा है, अशांति ज़्यादा है, अराजकता ज़्यादा है, लोकतंत्र पर सैनिकवाद हावी है। इसलिए यहाँ नवीन संविधान की संरचना की गई और जिसमें राष्ट्रपति को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जाना था, यानी कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो सर्वोच्च होगा, निर्णायक होगा और उसके अकॉर्डिंग पूरी व्यवस्था का संचालन होगा। तो ऐसा माना ही जा रहा है कि नवीन संविधान यानी 1958 के संविधान की संरचना राष्ट्रपति डी गोल के द्वारा की गई। निर्मित लेकिन
बिना संविधान परिषद का संविधान निर्मित, लेकिन निर्मित मन निर्माण तो हुआ है, लेकिन बिना संविधान परिषद के इसका निर्माण हुआ, क्योंकि संविधान परिषद जो है वो निर्वाचित परिषद नहीं थी और संविधान सभा का किसी जनता के मतानुसार या लोगों की अपील पर गठन नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी पंचम गणतंत्र में अनुच्छेद हैं, इन्हें 15 भागों में विभक्त किया गया और विभक्त करने का कारण भी था कि सिस्टमेटिकल ढंग से पूर्ण व्यवस्था को संचालित किया जा सके। 1958 के संविधान में 95 धाराएं और 15 अध्याय थे, लेकिन 2002 में 89 धाराएं और 16 अध्यायों में इसको विभाजित कर दिया गया। विभाजित करते हुए स्पष्टतः किस तरह से आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना है, बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है, इन सब पहलुओं पर बल दिया गया। कठोर संविधान, कठोर संविधान से तात्पर्य हमारा ये है जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता, जिसे बदलने के लिए पूरा प्रोसेस है और वो प्रोसेस इस तरह से रखा गया कि 89 के संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन के 2 तरीके अडॉप्ट किए गए। एक तो है राष्ट्रपति द्वारा संविधान में संशोधन के विधेयक को संसद में प्रस्तावित किया जाए और संसद उसे 3/5 बहुमत से स्वीकार करते हुए संशोधन की सहमति दे दे। दूसरा तरीका ये है, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई भी सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे स्वीकार कर लें तो इसे जनमत संग्रह में निर्वाचकों के सम्मुख रखा जा सकता है। ये 2 तरीके अडॉप्ट किए गए, जिसमें पहल जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाए ताकि संविधान संशोधन में संसद की 3/5 सहमति प्राप्त करके संविधान में संशोधन संभव किया जा सके। अब प्रश्न आता है लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, लोक प्रभुता से तात्पर्य जनता की प्रभुता, जनता की सत्ता, जनता की लोकप्रियता, जनता द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा संचालित, जनता के प्रति उत्तरदायी, ये लोक प्रभुता के मायने होते हैं। 1946 के संविधान की भांति इस संविधान में भी लोक प्रभुता के सिद्धांत को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया और भाग 3 में कहा गया कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपने इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह द्वारा करेगी। यानी जनता प्रतिनिधि चुनेगी इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से, और जनमत संग्रह का तात्पर्य होता है या तो शासन सत्ता के द्वारा प्रस्ताव जनता के समक्ष रखा जाए या जनता के द्वारा पहल करके किसी प्रस्ताव को सरकार के समक्ष रखा जाए, यानी जन सहभागिता सुनिश्चित की गई। फिर है संविधान का जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप। जनतंत्रीय एक नियतकालिक चुनाव से संबंधित व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन की व्यवस्था है, और गणतंत्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत ना हो, जैसा कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं। उल्लेख किया गया है कि फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया। फ्रांस के संविधान की धारा 89 में यह बल दिया गया या कहा गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। इसका स्पष्ट मतलब यही है कि गणतंत्रीय स्वरूप यानी राष्ट्र का जो प्रमुख है
वो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित हो या डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित हो, निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। दूसरा पहलू है ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता, शासन सत्ता स्वरूप में रहे, लेकिन डिसीजन मेकर जो है वो राष्ट्र का प्रमुख ही रहेगा। ऐसी पंचम लोकतंत्र के संविधान में व्यवस्थाएं की गई। फिर बात आती है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी जाति, सभी भाषा, सभी धर्मों के लोगों को कानून के समक्ष समान समझा जाए, उन्हें अपने अपने धर्म को मानने का पूर्णतः अधिकार दिया जाए, किसी भी वर्ग के द्वारा किसी दूसरे वर्ग के धर्म को हानि न पहुंचाए जाए, ऐसे कर्तव्य परायणता पर भी बल दिया जाता है। इसमें शासन सत्ता का रोल हस्तक्षेप का नहीं होता, एज ए गार्जियन संरक्षक का होता है, और सभी लोगों को जो है अपने अपनी परिस्थितियाँ, अपनी अपनी भावनाएं, अपनी आस्थाओं के अनुरूप धर्मपरायण होकर कार्य करने के लिए स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा, सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। पंचम गणतंत्र के संविधान में इस बात पर बल दिया गया। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं। अभी इसका कुछ विशेषताएं शेष हैं जो करवाई जाएंगी, लेकिन जितनी पॉइंट अपन ने पढ़े हैं उसमें हमने क्या जाना, हमने क्या पाया। हमने देखा कि संविधान फ्रांस में इससे पूर्व भी विद्यमान थे, लेकिन 1958 में नवीन संविधान की संरचना की गई, जिसे पंचम गणतंत्र का संविधान कहते हैं। यानी इससे पूर्व 4 संविधान बन चुके थे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें क्या नवीनता लाई गई, क्या परिवर्तन देखने को मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी संविधान परिषद ने नहीं बनाया, किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया, किसी आयोग ने गठित नहीं किया। यहाँ राष्ट्रपति दी गौल के द्वारा अपनी परामर्श समिति के माध्यम से संविधान का गठन किया गया, और विशेष रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों में सर्वोच्चता और जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना, नागरिकों को मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान, कठोर संविधान जिसे आसानी से परिवर्तित न किया जा सके, आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य आक्रमणों का सामना करने का दायित्व राष्ट्र के प्रमुख का रहेगा, और उसी के द्वारा निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी। ऐसे प्रावधानों को हमने इस संविधान में पढ़ा। ये संविधान की प्रस्तावना से लेकर जो 8 पॉइंट है, ये इसका क्वेश्चन का ए पार्ट है, और इसके पश्चात हम इस क्वेश्चन के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं।